हम क्लिनिकल पर्स कर रहे थे कि CURB या कर्ब 65 एक स्कोरिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि हम सीवियरिटी ऑफ नमूनिया को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो 0 से 1 होगा तो उस पर ये जो है हम आउट पेशेंट बेसिस पे उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर स्कोर जो है वो 2 आता है तो उसको हम इन पेशेंट मैनेजमेंट ये वाली करेंगे। लेकिन अगर ये स्कोर 3 से ज़्यादा का आ रहा है, इसका मतलब है पेशेंट को बहुत सीवियर नमूनिया है। अब ये कैसे होता है, देखिए, अगर पेशेंट को हमें C4 होगा, CURB 65 है, C से मतलब है कन्फ्यूजन, मतलब प्लेस, टाइम, प्लेस एंड पर्सन से मतलब वो वेल ओरिएंटेड ना हो, ठीक है। तो टाइम, प्लेस और पर्सन से अगर पेशेंट कंफ्यूज है तो इसका मतलब है कि उसको हम नंबर 1 पॉइंट देंगे, ठीक है, 1 पॉइंट देंगे। यानी कि उसका जो वो स्कोर आ रहा है ना, मेंटल टेस्ट स्कोर, वो अगर 8 से कम आ रहा है तो उसका आ गया नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। अब यूरिया देखेंगे उसकी, तो अगर उसकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, इंक्रीज़ हुई हुई है, तो उसमें भी एक और पॉइंट आ जाएगा। अब ये 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, 2 वाला क्राइटेरिया उस हिसाब से होगा। फिर अगर रेस्पिरेटरी रेट उसका 30 मिनट्स से ज़्यादा का रेस्पिरेटरी रेट है, फिर एक और पॉइंट। देन ब्लड प्रेशर उसका सिस्टोलिक जो है 90 से कम है और डायस्टोलिक भी जो है वो 60 से कम है, तो इसका मतलब है इसको एक और 1 पॉइंट देंगे। और 65 अगर उम्र से ज़्यादा का वो पेशेंट है तो फिर एक और 1 पॉइंट होगा। और ये टोटल जो है वो देखें 5 पॉइंट्स हो गए, तो इसका मतलब है कि सीवियरिटी उसकी नमूनिया की 3 से भी ज़्यादा है, सीवियर नमूनिया उसको। तो ये मतलब इस तरह से स्कोरिंग की जाती है। यहाँ तक हमने जो है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कंप्लीट किया। अब आते हैं हम दूसरे पे, नमूनिया पे, जो कि है नोज़ोकोमियल नमूनिया। इसको जो है ऑल्सो हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया भी कहते हैं। नोज़ोकोमियल का ये मतलब है, ठीक है, ये डिफ़ाइन होता है कि वो नमूनिया जो कि मोर देन 48 आवर्स ऑफ द हॉस्पिटल एडमिशन में हो। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है कि कोई पहले से ही डिजीज़ हो अंडरलाइन, या इम्यूनोसप्रेशन हो, कोई एंटीबायोटिक थेरेपी पे है पेशेंट अगर, या फिर वो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पर है, तो ये उसके रिस्क फैक्टर्स है कि उनको नोज़ोकोमियल नमूनिया हो सकता है। अब कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो नोज़ोकोमियल नमूनिया करवाते हैं कॉज? ग्राम नेगेटिव रॉड्स मोस्टली, स्टेफिलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस और इकोलाई। ट्रीट हम इसको इस तरह करते हैं कि हमें एंटी सूडोमोनल सेफेलोस्पोरेंस देनी होती हैं, जैसे कि सेफीपीन, ठीक है, या फिर हम ट्रीटमेंट में एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स भी दे सकते हैं, जैसे कि पाइपरासिलिन टेजोबैक्टम, या फिर हम कार्बापेनम से भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे जो इमीपेनम है, मेरोपेनम, ये कार्बापेनम्स भी ये यूज़ होती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया को ट्रीट करने के लिए। ट्रीटमेंट अच्छी तरह से आप लोगों ने याद करनी है। अब तीसरा तरह का नमूनिया है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट में होता है। इम्यूनो सप्रेशन हमें पता है एड्स के पेशेंट में देखी जाती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ट्यूमर्स और इरेडिएशन। कौन से ऑर्गेनिज्म करवाते हैं? डिफ्यूज़ इनफिल्ट्रेट साइटोमेगलोवायरस है जो बहुत कॉमनली ये कॉज करवाता है, डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है लंग की। न्यूमोसिस्टिस कार्नी बैक्टीरिया और एस्पेरिजिलस भी करवाता है, ठीक है, बैक्टीरियल भी होती है और ये फंगल भी होती है। अब कौन से ऑर्गेनिज्म फोकल इन्फिल्ट्रेट करवाएंगे? ये सारे डिफ्यूज़ करवा रहे थे। फोकल जो होगी सिर्फ कहीं पे स्पेसिफिक पॉइंट पे, उनमें ग्राम नेगेटिव रॉड्स मोस्टली जो है वो करवाती हैं इन्फिल्ट्रेशन। स्टेफिलोकोकस ओरियस, एस्पेरिजिलस और मैलिग्नेंसी से भी फोकल इन्फिल्ट्रेट होंगे। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो है ना हम हर्षमोहन से नहीं, फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी यानी पैथोमा से जो है हाइपरटेंशन वाला भी टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमने बेसिक से कर लिया था, लेकिन इरफान मसूद में इसका ये नहीं है मेंशन, लेकिन पैथोमा में है, तो अब इसको देख लेते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में हमने पढ़ा। बेसिक प्रिंसिपल्स यही हैं कि पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है ना, उसमें प्रेशर जो है हाई हो जाए, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है? 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। इसके अलावा ये कैरेक्टराइज होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है पल्मोनरी ट्रंक की, ठीक है। स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी में स्मूथ मसल्स हैं उनकी। इसके अलावा इंटीमल फाइब्रोसिस भी हो सकती है। फिर हमने प्लेक्सीफॉर्म लेजन्स भी देखी थी बेसिक में, जो कि सिवियर और लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ में बनती हैं, ठीक है। अगर 1991-16 फिगर देखें तो इसमें भी ये देखिए प्लेक्सीफॉर्म लेजन्स दिखाई गई हैं, ये प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में बनती हैं, और इनके अंदर देखिए मैक्रोफेजेस होंगे। इसके अलावा जो है ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करवा देती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन आगे जाके, ठीक है, या फिर इवन इवेंचुअली इसे आगे जाके कोर पल्मोनरी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है ना एक्सर्शनल डिस्निया के साथ प्रेजेंट करती है, और इसके अलावा पेशेंट को राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है।
ये सब क्लासीफाई हुई है प्राइमरी या फिर सेकेंडरी बेस पे, और ये बेस करता है उसकी इटियोलॉजी पे यानी कॉज पे। अब जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो सबसे पहले देखें तो ये हमें यंग जो एडल्ट फीमेल्स होती हैं ना उनमें क्लासिकली मिलती है। इसका कॉज तो अभी तक नहीं पता, लेकिन कुछ फैमिलियल फॉर्म्स रिलेटेड हैं टू इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस। ठीक है, इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस हो जाती हैं BMPR2 प्रोटीन में। ठीक है, जिसके नतीजे में हमारा जो वास्कुलर स्मूथ मसल है पल्मोनरी ब्लड वेसल्स का, उस स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन हो जाएगी। ठीक है, इस म्यूटेशन की वजह से। तो ये हमने बेसिक में देखा था। अब जो सेकेंडरी वाली पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ये किस वजह से होती है? हाइपोक्सीमिया की वजह से। हाइपोक्सीमिया जैसा कि हमें COPD में मिलता है या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। या फिर जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में वॉल्यूम ही ज़्यादा हो जाए। अब वॉल्यूम कब ज़्यादा होगा? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, ये रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी अराइज करती है, अगर किसी को बार बार पल्मोनरी एम्बोलाए हो रहे। दैट्स इट, यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगेन हम आ जाते हैं बेसिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अगला लंग एब्सेस। लंग एब्सेस रेफर करता है लोकलाइज्ड एरिया सुपरेटिव नेक्रोसिस के। ठीक है, पस वाली नेक्रोसिस के लोकलाइज्ड एरिया हो जाएं पल्मोनरी पैरेन्काइमा के अंदर। अब उसके नतीजे में क्या होगा? फॉर्मेशन होगी वन और मोर लार्ज कैविटीज़ की। ठीक है, कैविटीज़ बन जाएंगी एक या ज़्यादा। तो क्या कहा हमने कि लोकलाइज्ड एरिया बन जाए सुपरेटिव नेक्रोसिस के पल्मोनरी पैरेन्काइमा में। ठीक है, अब उसके नतीजे में क्या हो कि बड़ी बड़ी सी लार्ज एक या ज़्यादा कैविटीज़ बन जाए, तो इसको हम लंग एब्सेस कहते हैं। कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है ना वो लंग में आता है किसी भी इन एक मैकेनिज्म के थ्रू। एक तो है एस्पायरेशन हो जाए किसी इन्फेक्टिव मटेरियल की। ठीक है, उसको हम एस्पायरेट कर लें। जो दांत खराब हो जाते हैं जैसे कैरियस टीथ होते हैं, या कोई इन्फेक्टेड साइनस है किसी पेशेंट में, या टॉन्सिल है उसका कोई इन्फेक्टेड, तो वो उसको एस्पायरेट कर ले किसी इन्फेक्टिव मटेरियल को। ठीक है, तो ऐसा जो है ना ओरल सर्जरीज़ में ज़्यादातर होता है, एनेस्थीसिया में, कोमा के पेशेंट्स में, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और डेबिलिटेटेड पेशेंट्स में जिनके मतलब कफ रिफ्लेक्सेस जो है ना वो डिप्रेस हुए हुए होते हैं, तो वो सब कुछ एस्पायरेट कर लेते हैं। नंबर 2, ऑर्गेनिज्म कैसे जाएंगे लंग में? जब एस्पायरेशन हो गैस्ट्रिक कंटेंट की। अब ये ज़्यादातर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो हमारे ओरोफेरिंक्स से आते हैं उनमें ऐसा होता है, मतलब वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेक्रोटाइजिंग बैक्टीरियल नमूनियाज, पार्टिकुलरली वो वाली जो कि स्टेफिलोकोकस ओरियस से हो, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस से, क्लेप्सिलिया नमूनी, सूडोमोनास और रेयरली टाइप 3 न्यूमोकोकाई से। ठीक है, तो इनसे जो होती है ना नेक्रोटाइजिंग बैक्टीरियल नमूनिया, उनकी कॉम्प्लिकेशन में भी हमें लंग एब्सेस मिलता है। इसके अलावा माइकोटिक यानी फंगल इन्फेक्शन और ब्रोंकिएक्टेसिस भी जो है लंग एब्सेस करवाती है। देन है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन पार्टिकुलरली जो है ना वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में होती है। जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है ना वो ब्रोंकस को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, या ब्रोंकियोल को, ब्रोंकस को या ब्रोंकियोल को मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो इसके अलावा इम्पेयर्ड ड्रेनेज हो, सही से नहीं हो रही, डिस्टल एटेलेक्टेसिस हो जाए, अगर एस्पायरेशन हो जाए ब्लड की और ट्यूमर के फ्रेगमेंट्स की, तो ये सब भी जो है ना एब्सेस की डेवलपमेंट करवाते हैं। अब एब्सेस जो है ना वो बनेगी विद इन द एक्सकेवेटेड नेक्रोटिक पोर्शन ऑफ अ ट्यूमर, यानी एक ट्यूमर है उसका एक एक्सकेवेटेड नेक्रोटिक पोर्शन है, जैसे मतलब ख़त्म हो चुका हुआ है, कैविटी बन गई है एक नेक्रोस होके, तो वहाँ पे असल में एब्सेस बनती है। दूसरा कॉज है सेप्टिक एम्बोलिज्म हो जाए। अब सेप्टिक एम्बोलिज्म किसी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, इसके अलावा लंग एब्सेसिस जो है ना वो हेमेटोजीनस स्प्रेड जब हो बैक्टीरिया का डायसेमिनेटेड पायोजेनिक इन्फेक्शन में, तो उनमें भी लंग एब्सेस होता है। तो ये ज़्यादातर जो है स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया में देखा जाता है, और ये ऑफन रिजल्ट करता है मल्टीपल लंग एब्सेसेस होती हैं इसमें, ये आपने याद रखना है। ठीक है, स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया में। फिर कह रहा है कि एन एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सारी लंग एब्सेसिस में पाए जाते हैं। ये जो है वो एक्सक्लूसिव है, आइसोलेट्स हैं 1/3 to 2/3 ऑफ द केसेस में।
जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड हमारे एनाएरोब्स हैं वो असल में कमेंसल्स होते हैं, जो कि नॉर्मली हमारी ओरल कैविटी में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रीवोटेला हो गया, फ्यूसोबैक्टीरियम, बैक्टीरियोड्स, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस और माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब हम मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। तो एब्सेसिस जो होती हैं ना वो रेंज करती हैं डायामीटर में, वो फ्यू मिलीमीटर से लेके बहुत बड़ी बड़ी लार्ज कैविटीज़ होंगी 5 to 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, 5 to 6 सेंटीमीटर अक्रॉस। लोकलाइजेशन और नंबर ऑफ एब्सेसिस जो है मतलब कितनी होंगी वो डिपेंड करता है उनके मोड ऑफ डेवलपमेंट पे। अब पल्मोनरी एब्सेसिस जो होती हैं ना वो रिज़ल्ट करती हैं जब एस्पायरेशन हो जाए किसी इन्फेक्टिव मटेरियल की। तो ये ज़्यादा कॉमन है हमारी राइट साइड पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वर्टिकल एयरवे सीधे सीधे होते हैं और एंगुलेशन नहीं होती, ठीक है। वहाँ तो राइट साइड पे ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट, और ये मोस्टली सिंगल होते हैं, ठीक है, एक ही एब्सेस बनती है ज़्यादातर। अब राइट साइड पे जो है ना ये टुगेदर ये राइट साइड पे जो है ना ये ज़्यादातर याद रखिएगा जो पोस्टीरियर सेगमेंट है ना अपर लोब का वहाँ पे होंगे, और एपाइकल सेगमेंट लोअर लोब का, यानी ये अपर लोब है, इसके पोस्टीरियर वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे, और जो लोअर लोब है उसके भी एपाइकल सेगमेंट पे, ठीक है, यहाँ पे ये लोअर लोब है तो उसका ये एपेक्स है, वहाँ पे कॉमन होगा। ये बात हो रही है राइट साइड की। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो लोकेशंस है ना ये रिफ्लेक्ट करती हैं प्रोबेबल कोर्स उस एस्पायरेटेड मटेरियल का जब पेशेंट रिकम्बेंट हो, ठीक है, वो रिकम्बेंट पोजीशन में होगा ना तो इन्हीं जगहों पे वो एस्पायरेटेड मटेरियल जाएगा और एब्सेस आगे जाके कॉज करवाएगा। फिर कह रहा है कि एब्सेसिस जो डेवलप करें नमूनिया वाले केस में या फिर उस पेशेंट में जिसको ब्रोंकिएक्टेसिस हो, तो वो कॉमनली मल्टीपल होती हैं और बेजल होती हैं और डिफ्यूजली स्कैटर हुई भी होती हैं, ठीक है, नमूनिया और ब्रोंकिएक्टेसिस वाली एब्सेस। सेप्टिक इम्बोलाई और वो एब्सेसिस जो कि हेमेटोजेनस सीडिंग की वजह से हो रही हैं, तो वो ज़्यादातर हमें मल्टीपल मिलेंगी और वो किसी भी रीजन को लंग के को अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। इस वाले का याद रखिएगा, ब्रोंकिएक्टेसिस और नमूनिया में बेजल होंगी, मल्टीपल होंगी और डिफ्यूजली स्कैटर नीचे होंगी बेजल। तो ये मतलब एक काइंड ऑफ लोकेशंस मेंशन है। एज द फोकस ऑफ सुपरेशन इन लार्जेस, जैसे ही मतलब उसका पस ज़्यादा होगा बढ़ेगा तो वो ऑलमोस्ट इनएविटेबली रप्चर कर जाएगा हमारी एयरवेज के अंदर। थस जो उनके अंदर जो एक्सुडेट है वो पार्शली ड्रेन होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत वो ड्रेन भी होगा, जिसके नतीजे में वो प्रोड्यूस करेगा एयर फ्लूइड लेवल ऑन द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, ठीक है, थोड़ी सी एयर भी मिलेगी, थोड़ा फ्लूइड मिलेगा हमें, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सुडेट बना है और थोड़ा ड्रेन भी हो चुका है, तो एयर भी मिल रही है, फ्लूइड भी मिल रहा है रेडियोग्राफ पे। ओकेजनली ये एब्सेसिस जो हैं वो रप्चर करती हैं हमारी प्लूरल कैविटी में और ब्रोंको प्लूरल फिस्टुलास बना देती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये जो ब्रोंको प्लूरल फिस्टुलास हैं ये कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इनका जो कॉन्सिक्वेंस है मतलब ये आगे जाके न्यूमोथोरेक्स कॉज करवाएंगी या इम्पाइमा, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज कर सकती हैं एम्बोलाइजेशन जब हो जाए सेप्टिक मटेरियल की ब्रेन की तरफ, तो उसके नतीजे में मेनिंजाइटिस हो सकता है या ब्रेन एब्सेस हो सकता है। जब हम हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन करेंगे तो जैसा कि किसी भी एब्सेस से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो सुपरेटिव फोकस होगा ना वो सराउंड हुआ होगा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फाइब्रस स्कार के साथ, ठीक है, फाइब्रस स्कार, और मोनोन्यूक्लियर उसमें इनफिल्ट्रेशन होगी जिसमें लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस ये पाए जाएंगे। डिपेंड करता है कितनी क्रोनिक लीजन है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हिस्टोलॉजी भी हो गई। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो लंग एब्सेस जो है वो ज़्यादातर ब्रोंकिएक्टेसिस की तरह ही होता है और इसमें जो है ना बिल्कुल प्रोमिनेंट कफ होती है जिसमें कोपियस अमाउंट ऑफ फाउल स्मेलिंग और पस वाला परुलेंट या सेंजिनियस स्पूटम मिलेगा हमें, ठीक है। सेंजिनियस मतलब कि उसमें ऐसा लग रहा है कि ब्लड होगा, ठीक है, या फाउल स्मेलिंग परुलेंट या ब्लड वाला स्पूटम होगा। ओकेजनली हेमोप्टाइसिस भी होती है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में स्पाइकिंग फीवर और मलेज बहुत कॉमन है लंग एब्सेस में।
यानी बार बार जो है ना वो शार्पली बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा, बार बार रिकरेंट स्पाइकिंग मतलब फीवर होगा, और मलेज कॉमन है। इसके अलावा क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स हमें मिलती है लंग एब्सेस के पेशेंट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेट लॉस, अनीमिया भी हो सकता है। एब्सेसिस जो है ना वो 10 से 15% पेशेंट्स में होती हैं जिनको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है। थस जब भी लंग एब्सेस सस्पेक्ट की जाती है किसी भी बूढ़े शख्स में, तो उसमें हम अंडरलाइंग कार्सिनोमा को भी ज़रूर कंसीडर करेंगे। ठीक है। सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस जो कि हम चैप्टर 5 में पढ़ के आए हैं, वो भी क्रोनिक केसेस में डेवलप कर सकती है। तो ट्रीटमेंट जो है उसमें हम क्या देंगे, हमने एंटीबायोटिक थेरेपी देनी होगी, और अगर ज़रूरी है तो हमें सर्जिकली भी ड्रेन करना होगा उस एब्सेस को। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट जो है इसका 10% है। ठीक है, तो इरफान मसूद से भी हम ये टॉपिक देख लें। लंग एब्सेस हमने बात की कि लंग एब्सेस असल में लोकलाइज्ड कलेक्शन होती है न्यूट्रोफिल्स की, जिनके नेक्रोटिक पल्मोनरी पैरेनकाइमा नेक्रोटिक जो पल्मोनरी पैरेनकाइमा है ना लंग्स का, उस नेक्रोटिक पल्मोनरी पैरेनकाइमा में लोकलाइज कलेक्शन हो जाए न्यूट्रोफिल्स की, तो हम उसको लंग एब्सेस कहेंगे। अब उसके कॉजेज़ डिफरेंट हैं। सेप्टिक एम्बोलिज्म भी हमने पढ़ा जो कि राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस में हो जाता है, और आईवी ड्रग अब्यूज़ में। फिर हमने कहा कि नमूनिया की ही कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो लंग एब्सेस कराती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग नियोप्लेजिया भी लंग एब्सेस करवाता है। और अगर एस्पायरेशन हो जाए किसी इन्फेक्टिव मटेरियल की, अब इन्फेक्टिव मटेरियल जो है उसकी एस्पायरेशन, ये बहुत ही कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज लंग एब्सेस का। अब ये ज़्यादातर राइट लोअर लोब को अफेक्ट करता है। दोनों एरोबिक और एनोरोबिक एजेंट्स जो हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, और ये डिप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स वाले पेशेंट्स में होगा, एस्पायरेशन हो जाएगी किसी इन्फेक्टिव मटेरियल की और लंग एब्सेस होगा। अब हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं कि कफ होती है पेशेंट को प्रोडक्टिव, याद रखना है। इसके अलावा लंग एब्सेस में प्लूरिटिक चेस्ट पेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लूरिटिक चेस्ट पेन और कौन सी कंडीशंस में होता है। स्विंगिंग फीवर हमें मिलेगा, ठीक है, स्पाइकिंग भी कह सकते हैं, सडनली राइज होगा, मलेज मिलेगा, वेट लॉस होगा पेशेंट को, क्रैपिटेशंस होंगी, और क्लबिंग मिलेगी फिंगर्स में। मॉर्फोलॉजी देखें तो एब्सेसेस जो है ना वो अफेक्ट कर सकती हैं किसी भी पार्ट ऑफ द लंग को। ये एब्सेसेस सिंगल भी हो सकती हैं, मल्टीपल भी हो सकती हैं। ये तब होती हैं जब एस्पायरेशन हो जाए। ठीक है, अब कह रहा है कि एब्सेसेस जो कि एस्पायरेशन की वजह से बने, ठीक है, कोई इन्फेक्टिव मटेरियल एस्पायरेट अगर कर लिया है तो उसकी वजह से जो एब्सेस बनेंगी वो हमेशा सिंगल होंगी, एक ही बनेगी, और वो याद रखना है राइट साइड पे बनेगी। ये हम बेसिक में सारा देख के आए हैं। फिर कह रहा है कि एब्सेसेस जो कि ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से हों या नमूनिया की वजह से, तो वो मल्टीपल होंगी, बेजल होंगी नीचे की तरफ, और डिफ्यूजली स्कैटर्ड होंगी। देन कार्डिनल कुछ फाइंडिंग्स हैं। सुपरेटिव डिस्ट्रक्शन हो जाए लंग पैरेनकाइमा की विद इन द सेंट्रल एरिया ऑफ कैविटेशन, ये बहुत ही कार्डिनल एक फाइंडिंग है लंग एब्सेस की, कि जो सेंट्रल एरिया होता है उसकी कैविटेशन हो जाएगी लंग पैरेनकाइमा में, और उसकी सुपरेटिव यानी पस वाली डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, किसकी, लंग के पैरेनकाइमा की। देन गैंग्रीन ऑफ द लंग कह रहा है कि मल्टीपल हमें ग्रीन ब्लैक कलर के मल्टीलोक्यूलर कैविटीज़ नज़र आएँ, पुअर डिमार्केशन ऑफ देयर मार्जिन्स के साथ, यानी मार्जिन्स प्रोमिनेंट इतने ना हो, पुअरली डिफाइंड हो, तो ये भी जो है वो कंटिन्यूड इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसको कहते हैं गैंग्रीन ऑफ द लंग। अब इन्वेस्टिगेशंस हम कौन सी करेंगे, हमने चेस्ट एक्सरे करना है लंग एब्सेस के पेशेंट पे, वो बहुत ही अच्छा बेस्ट इनिशियल टेस्ट है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे पे हमें मिलेगा क्या, कैविटी मिलेगी जो कि थिक वाल्ड होगी, और एयर फ्लूइड लेवल मिलेगा हमें, ठीक है, जो हमने बेसिक में भी बात की कि थोड़ा बहुत जो है वो एक्सुडेट बनेगा और थोड़ा बहुत एक्सुडेट ड्रेन हो चुका होगा, इसलिए हमें एयर फ्लूइड लेवल मिलता है। सीटी स्कैन हम परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में लंग बायोप्सी, ये बहुत ही एक्यूरेट टेस्ट होता है, लंग बायोप्सी लंग एब्सेस में करते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट भी हम करते हैं, सीबीसी हो गया, यूसीई यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट, और ब्लड कल्चर्स। अब ट्रीटमेंट देखें तो हमने एंटीबायोटिक्स देनी है पेशेंट को लंग एब्सेस वाले को, जैसे कि क्लिंडामाइसिन हो गई या पेनिसिलिन, और पोस्टरल ड्रेनेज भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस कौन सी अराइज कर सकती हैं,
अब लंग एब्सेस आगे जाके प्लूरा में चला जाएगा और एम्पाइमा करवा सकता है। पल्मोनरी हेमरेजेस हो सकती हैं। वही लंग एब्सेसिस जो है वो ब्रेन एब्सेसिस करा सकती हैं सेप्टिक इम्बोलाई की वजह से, और यही लंग एब्सेसिस सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस कॉज करवा सकती हैं। दैट्स इट, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है क्रॉनिक नमूनियाज। क्रॉनिक निमोनिया जो है वो मोस्ट ऑफन लोकलाइज्ड लेजन है, जो कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो इंडिविजुअल होते हैं ना, जो अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम सही होता है, उनमें होता है विथ या विदाउट रीजनल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, रीजनल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें जो है ना टिपिकली ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है, आपको याद रखना है ये, जो कि किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से या फंजाई की वजह से भी हो सकती है। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जैसे कि डेबिलिटेटिंग इलनेस वाले, अब उनकी अगर बात करें तो या फिर जो इम्यूनो सप्रेसिव रेजिमेंट पे होते हैं, या फिर जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के साथ इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, तो उनमें जो है ना यूजुअल प्रेजेंटेशन ये होगी कि उनको वाइड स्प्रेड डिजीज़ होगी। क्यों? क्योंकि उनकी सिस्टेमिक डाइसेमिनेशन ऑफ द कॉजेटिक ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है विद इन द स्पेक्ट्रम ऑफ क्रॉनिक नमूनियाज, ठीक है। टीबी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाता है क्रॉनिक नमूनिया में। तो ट्यूबरक्लोसिस को आप डिटेल में देखें। ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल क्रॉनिक और ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। ये यूजुअली लंग्स को इन्वॉल्व करती है, लेकिन ये अफेक्ट कर सकती है किसी भी ऑर्गन को या टिश्यू को हमारी बॉडी के। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी देखें तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंसीडर किया है ट्यूबरक्लोसिस को टू बी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, जो रिजल्ट करता है एक सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से। अब ये एस्टिमेट हुआ है कि 1.7 बिलियन जो लोग हैं ना, जो इन्फेक्टेड हैं पूरी दुनिया में, विथ 8 to 10 मिलियन नए केसेस और 1.5 मिलियन डेथ हर साल हो रही हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में टीबी से जो डेथ हो रही है वो 1800 पे पीक की हैं, और स्टेडली इनका लेवल कम हुआ है 1800 से लेकर 1900 वाली सेंचुरी के दौर में, ठीक है, 18th में और 19th में। हाउएवर 1984 में डिक्लाइन इन द न्यू केसेस स्टॉप्ड एब्रप्टली, नए केसेस बिल्कुल ही बंद हो गए। एक चेंज आया जिसके नतीजे में जो है ना टीबी का इंसिडेंस HIV इन्फेक्टेड लोगों में बढ़ गया। अब इंटेंसिव पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के नतीजे में और ट्यूबरक्लोसिस की प्रोफाइलैक्सिस जो है, जो की जा रही है इम्यूनोसप्रेस्ड इन लोगों में, तो टीबी का इंसिडेंस US बॉर्न इंडिविजुअल्स में भी कम हो गया 1992 से लेके 2014 में। अप्रॉक्सीमेटली 9400 नए केसेस आए एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के US में, और उसमें 60% जो थे इस तरह के लोग वो इमिग्रेंट्स थे, जो कि दूसरी कंट्रीज़ से आए जहाँ पर टीबी जो है वो इंडेमिक थी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो फ्लरिश करती है पोवर्टी वाली जगहों पे, जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ क्राउडिंग होती है, और जहाँ क्रोनिक डेबिलिटेटिंग इलनेस हो। US में टीबी जो है वो बूढ़े लोगों की डिजीज़ है। अर्बन जो शहर में रहने वाला हो, अर्बन हो लेकिन गरीब हो, ठीक है, उसकी, एड्स के पेशेंट्स की, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, ठीक है, जो उसके मेंबर्स हों उनकी, अफ्रीकन अमेरिकन्स जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, इनुइट जो अलास्का के हैं, हिस्पैनिक्स, और इमिग्रेंट्स जो साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, उनमें जो है ज़्यादा हायर रेट्स मिले हैं डिजीज़ के दैन द अदर सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। सर्टेन डिजीज़ जो हैं वो स्टेट करती हैं, जो सर्टेन डिजीज़ स्टेट्स हैं वो भी मतलब रिस्क बढ़ा देती हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस का, हॉजकिन लिम्फोमा का, क्रोनिक लंग डिजीज़ का, पार्टिकुलरली सिलिकोसिस का, क्रोनिक रीनल फेलियर, मेल न्यूट्रिशन, अल्कोहलिज्म और इम्यूनो सप्रेशन। तो मतलब ये बीमारियां जो है ना टीबी का रिस्क और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो दुनिया के वो हिस्से जहाँ पे HIV का इन्फेक्शन प्रीवेलेंट है, तो HIV इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रिस्क फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन जो है उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए डिज़ीज़ के साथ, इन्फेक्शन को डिज़ीज़ के साथ। इन्फेक्शन का लफ्ज़ इम्प्लाई करता है सीडिंग ऑफ अ फोकस विथ ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है। यानी ऑर्गेनिजम्स कुछ हैं जो किसी एक खास जगह पे आ जाएं तो हम उसको इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि करवा भी सकते हैं, नहीं भी कॉज करवा सकते कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट टिश्यू डैमेज। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता टिश्यू का डैमेज। आल्दो बाकी जो रूट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ज़्यादातर जो इन्फेक्शन हैं वो एक्वायर होते हैं, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है एयर ब्रोन ड्रॉपलेट्स की, उन ऑर्गेनिजम्स की किसी एक्टिव केस से ससेप्टेबल होस्ट की तरफ। ठीक है। मोस्ट जो लोग होते हैं उनमें एक एसिम्टोमेटिक फोकस पल्मोनरी इन्फेक्शन का अपीयर होता है, जो कि सेल्फ लिमिटेड होता है। आल्दो अनकॉमनली प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो रिजल्ट कर सकती है इन द डेवलपमेंट ऑफ फीवर होगा और प्लूरल इफ्यूजन्स होंगी। जनरली जो एक वाहिद एविडेंस है इन्फेक्शन का, जो कि मतलब अभी भी अगर बॉडी में हो, वो क्या सबूत है, वो एविडेंस है, एक टाइनी टेलटेल फाइब्रोकैल्सिफिक नोड्यूल हमें मिलेगी एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। ठीक है, ऐसा हमें टीबी में मिलता है। वायबल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो डोरमेंट रहते हैं इस तरह के लोकाय में, इन नोड्यूल्स में डोरमेंट रहते हैं सालों तक, और पॉसिबली फॉर द लाइफ ऑफ द होस्ट, पूरी ज़िंदगी भी रह सकते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो इन्फेक्टेड तो होते हैं लेकिन उनको एक्टिव डिजीज़ नहीं होती, उनके उन फोकाई में ऑर्गेनिज्म डोरमेंट पड़ा हुआ है लेकिन एक्टिव डिजीज़ कोई नहीं है, और इसीलिए ये लोग जो है डिजीज़ को बाकी लोगों में ट्रांसमिट नहीं करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिट नहीं करते। तो येट अगर इनका इम्यून डिफेंस लोअर हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो जो इन्फेक्शन है ना वो रीएक्टिवेट हो जाएगा और कम्युनिकेबल और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कॉज करवाएगा, और अब यानी ये कम्युनिकेबल हो जाएगा और फैलेगा। अब इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो टिपिकली लीड करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि हम ट्यूबरक्यूलिन मॉन्टॉक्स टेस्ट जो होता है उसकी मदद से डिटेक्ट कर लेते हैं। अबाउट 2 से 4 हफ्ते इंजेक्शन लगाने के बाद, अबाउट 2 से 4